नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सम्राट अशोक को महान कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या चंद्रगुप्त कम महान थे? क्या अशोक ने कुछ ऐसा किया कि जिससे उन्हें यह उपाधि मिली? आज हम इस रोचक ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनकी वजह से भारत का पहला विशाल साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पश्चिम में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और अफगानिस्तान तक अपनी शक्ति को फैला दिया। लेकिन उनकी इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी इतिहास उन्हें महान कहने से हिचकिचाता है। आखिर क्यों? अब बात करते हैं सम्राट अशोक की, जिनके नाम के साथ महान शब्द जुड़ा हुआ है। अशोक ने भी कई युद्ध लड़े और मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस हत्याकांड को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने तलवार छोड़कर धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने धर्म, अहिंसा और नैतिकता को बढ़ावा दिया, जिससे उनका नाम पूरी दुनिया में अमर हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रगुप्त इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें महान क्यों नहीं कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य विस्तार किया और भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। वहीं सम्राट अशोक ने भी साम्राज्य विस्तार किया और अपने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त मौर्य की रणनीतिक उपलब्धियां थी नंदवंश का अंत और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया। वहीं सम्राट अशोक की रणनीतिक उपलब्धियां थी कलिंग को तो जीता ही, लेकिन बाद में शांति का मार्ग अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का नीति और शासन कैसा था? तो मजबूत सैन्य और प्रशासनिक ढांचा। वहीं सम्राट अशोक की नीति और शासन था धम्म नीति, अहिंसा और नैतिकता पर जोर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर जैन धर्म का प्रभाव था और बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, लेकिन उन्होंने जैन धर्म का बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार नहीं किया। सम्राट अशोक के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव था और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना भी लिया और उन्होंने भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों शोरों से किया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल युद्ध और सत्ता तक ही सीमित रह गए। वहीं सम्राट अशोक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से व्यापक प्रभाव को फैलाया। तो दोस्तों, इतिहास में महान वही कहलाता है जिसका प्रभाव सिर्फ सत्ता तक ही सीमित न होकर के बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य बनाया, लेकिन अशोक ने इसे सिर्फ तलवार से ही नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म के संदेश से भी इसे आगे बढ़ाया। यही कारण है कि अशोक को महान कहा गया और चंद्रगुप्त को नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य कम महत्वपूर्ण थे। अगर उन्होंने मौर्य साम्राज्य नहीं बनाया होता तो शायद अशोक भी आज इतिहास में न होते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को भी महान की उपाधि मिलनी चाहिए या फिर सम्राट अशोक ही इसके सही और असली हकदार हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आगे देखेंगे सम्राट अशोक का पतन कैसे ढह गया मौर्य साम्राज्य। हम सभी ने सम्राट अशोक के पराक्रम और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की कहानियां तो सुनी ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अचानक कैसे बिखर गया? कैसे एक महान सम्राट का अंत हुआ और कैसे उनके बाद मौर्य वंश का पतन हो गया? सम्राट अशोक का शासन काल मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग था। उन्होंने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण भारत तक का क्षेत्र शामिल था। सम्राट अशोक ने अपनी धम्म नीति के तहत पूरे भारत में अहिंसा, करुणा और नैतिकता का प्रचार किया। उन्होंने युद्ध को त्याग कर शांति और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। लेकिन सम्राट अशोक का सबसे बड़ा फैसला ही उनके साम्राज्य के पतन की वजह बना। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध और सैन्य शक्ति को तिलांजलि दे दी और इससे ये हुआ कि मौर्य सेना कमजोर पड़ गई और बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने में असक्षम हो गई। उत्तर पश्चिम से ग्रीक, शक और पार्सियन आक्रमणों की आशंका बढ़ गई। मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था,
लेकिन इसे संगठित रूप से चलाना एक चुनौती बन गया। अशोक के दम नीति के कारण कई स्थानीय शासकों को अधिक स्वयं सत्ता मिली, जिससे वो धीरे धीरे केंद्र से स्वतंत्र होने लगे। उनके शासन के अंत तक कई राज्य अशोक के नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। युद्ध छोड़ने और धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान देने के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। अशोक ने बौद्ध मठों, स्तूपों और धर्म प्रचार पर भारी खर्च किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इसके अलावा भारी कर और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने जनता की परेशानी बढ़ा दी। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई और इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन बहुत ही तेजी से शुरू हो गया। अशोक के उत्तराधिकारी कुशल प्रशासक नहीं थे और कई आपस में सत्ता के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उनका बेटा कुणाल अंधा था और वो शासन करने में असक्षम था। बाद में उनके पोते दशरथ और सन प्रति ने शासन किया, लेकिन वो अशोक के जैसा शक्तिशाली नहीं थे। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने हत्या कर दी। इसके साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया और शंगु वंश की स्थापना हुई। हालांकि मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन अशोक की विरासत अमर रही। आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र अंकित है। उन्होंने भले ही राजनीतिक रूप से अपना साम्राज्य खो दिया हो, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर अशोक ने युद्ध नहीं छोड़ा होता तो क्या मौर्य साम्राज्य आज भी बचा होता, या फिर उनकी दम नीति ही उनके पतन की असली वजह थी? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।